दोस्तों, इंसान कभी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको वो सेल भी करता है। ज़मीन जायदाद हुआ, मकान हुआ, दुकान हुआ या कृषि भूमि हुई, उसको कभी कभी बेचना पड़ता है। तो मकान, दुकान या कृषि भूमि या कोई भी प्रॉपर्टी बेचते वक्त अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो दोस्तों आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको जेल भी हो सकती है अगर आपने कुछ सावधानियां नहीं बरती तो। और अगर आप ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसको जेल भी हो सकती है। कानून का उल्लंघन करने पे उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सावधानियों के बारे में बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको प्रॉपर्टी बेचते समय या प्रॉपर्टी को सेल करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। यहाँ पर एक बात स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने में खरीदने वाले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेचने वाले का तो कोई ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी बेचने वाले को भी ध्यान रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी को सेल करने वाले को भी ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला या सेलर जो 10 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आइए विस्तार से एक एक सावधानियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जो भी सेलर अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बेचान इकरार कर रहा है, यानी कि एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट स्थानीय भाषा में होना चाहिए। उस भाषा में होना चाहिए जिस भाषा को सेलर समझता हो और अच्छे तरीके से उसमें लिखे हुए पॉइंट्स को वो पढ़ सकता हो, समझ सकता हो। इसके अलावा दोस्तों, जो भी आप एग्रीमेंट करा रहे हैं उन पे 2 गवाहों के साइन होते हैं। तो आपको ये स्पेशली प्रॉपर्टी को बेचते वक्त ध्यान रखना है कि 2 गवाहों में से एक गवाह बेचने वाले का हो, विश्वस्त हो और उसका जानने वाला हो, और दूसरा गवाह जो पार्टी खरीद रही है उसका गवाह हो। यानी कि दोनों गवाह एक ही पार्टी के सेल एग्रीमेंट में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप एग्रीमेंट करने जाते हैं, सेल एग्रीमेंट बनता है, तो उसके पॉइंट्स को बारीकी से, अच्छे तरीके से, साफ मन से, बिल्कुल फ्री माइंड से आपको एक एक पॉइंट्स को रीड कर लेना चाहिए और रीड करने के बाद ही उस पर सिग्नेचर करने चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो खरीदने वाला आपको कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चेक से दे या ऑनलाइन पेमेंट करे, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपको इसमें स्पेशली बेचने वाले को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो पार्टी आपकी प्रॉपर्टी को खरीद रही है आपको उसी के बैंक अकाउंट से पैसा लेना है। अगर वो चेक दे रहा है तो उसके खाते का, उसके नाम का चेक होना चाहिए। अगर वो डीडी दे रहा है तो डीडी तो किसी के भी नाम का हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फला आदमी ने पैसा दिया है। इसके अलावा अगर वो आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा रहा है, आरटीजीएस करा रहा है या आईएमपीएस करा रहा है, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसी के अकाउंट से आपके अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए। किसी और के अकाउंट से, मान लीजिए वो अपने भाई के या अपनी बीवी के या अपने बच्चों के अकाउंट से आपके अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो वो पैसा आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ उसी के खाते से पैसा लेना चाहिए जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि मान लो आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, हस्बैंड वाइफ के नाम से है या भाई भाई के नाम से है या बाप बेटे के नाम से है। तो जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी के आधे मालिक हैं और आधा मालिक वो है जिसके नाम से आपके प्रॉपर्टी जॉइंट है। जो खरीदने वाला आपको पेमेंट्स करेगा, ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितना पेमेंट वो ऑनलाइन करे उसका आधा पेमेंट अपने अकाउंट में लेना है और बाकी का अमाउंट उसके नाम से लेना है जो आपकी प्रॉपर्टी में आपके जॉइंट है या आपका हिस्सेदार है। कई बार ये होता है कि आप पूरा पेमेंट अपने अकाउंट में ले लेते हैं, तो बाद में आपका जो भी जोड़ीदार है, जो भी आपके जॉइंट रजिस्ट्री होल्डर है, क्लेम कर सकता है कि उसको पैसा नहीं मिला और उस कंडीशन में आपका बेचान खटाई में पड़ सकता है, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है और आप एक विवाद में फंस सकते हैं, केसबाजी के झंझट में फंस सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार जब आप किसी को प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो खरीदने वाले होते हैं वो 2 भाई होते हैं या 2 जॉइंट होल्डर होते हैं। वो दोनों जॉइंट में अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और जॉइंट में ही रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो जब एग्रीमेंट करने की बारी आती है तो आप सेलर होने के नाते उन दोनों के नाम से जॉइंट एग्रीमेंट करके देते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों में से एक पढ़ा लिखा है और एक पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो पढ़ा लिखा है वो तो साइन कर देगा, लेकिन जो अनपढ़ है या जो कम पढ़ा लिखा है वो अपना थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान लगाएगा
और फ्यूचर में हो सकता है विवाद की कंडीशन में जो अनपढ़ है या जो कम पढ़ा लिखा है उसका विचार बदल जाए और वो उस रजिस्ट्री में भागीदारी न चाहे तो वो पीछे हट सकता है और ऐसी कंडीशन में आपको मुश्किल आ सकती है, आपकी डील खटाई में पड़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक जो पढ़ा लिखा है उससे शपथ पत्र या एफिडेविट ले लेना चाहिए कि भी फला फला डील हमने की है, हम जॉइंट होल्डर हैं और हमने पार्टनरशिप में ये ज़मीन या प्रॉपर्टी ली है। तमाम एग्रीमेंट की शर्तें मैंने जो मेरे साथ वाला है जो कम पढ़ा लिखा है उसको पढ़कर सुना दी है और वो सभी बातों में सहमत है और उसकी सहमति से ये इकरार किया गया। इसका एक कॉपी आपको लेकर अपने पास रख लेनी चाहिए ताकि किसी भी विवाद होने की कंडीशन में या कोई भी परेशानी होने की कंडीशन में आप इसका सहयोग ले सकते हैं और किसी भी आने वाली संभावित मुश्किल से बच सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारे 22 वर्ष के रियल एस्टेट फील्ड में अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी सेल करते हैं, आपके बीच एग्रीमेंट बन जाता है, सारी शर्तें तय हो जाती है और जब डील आगे बढ़ती है तो खरीदने वाला आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है, ओरिजिनल फाइल की मांग करता है कि एक बार आप फाइल दीजिए, हम उसको वेरिफिकेशन करेंगे या उसको हम जांच कराएंगे। तो आपका पॉइंट ये है, आपके पक्ष की बात ये है, बेचने वाले के पक्ष की बात ये है कि आपको किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को या खरीदार को ओरिजिनल पेपर किसी भी सूरत में सुपुर्द नहीं करने हैं जब तक आपकी रजिस्ट्री का टाइम नहीं आ जाए या जब तक आपको पूरा पैसा ना मिल जाए। आपको किसी भी सूरत में ओरिजिनल दस्तावेज किसी को भी नहीं देने हैं और अगर वो बोलता है कि ओरिजिनल दस्तावेज लॉयर को चेक कराने हैं तो आप अपने साथ उसको ले जाकर अपने हाथों से लॉयर को चेक कराकर वापस से अपनी फाइल अपने कब्जे में लेकर अपने साथ लेकर आएंगे। किसी भी व्यक्ति को आपको फाइल रजिस्ट्री से पहले या पेमेंट जब तक ना मिल जाए उससे पहले नहीं देनी है। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है कि आप जब प्रॉपर्टी के चैनल डॉक्यूमेंट्स की किसी को जीरोक्स भी देते हैं तो जीरोक्स पर भी आपको क्रॉस करके उस पर ये वजह लिख देनी चाहिए कि आपने फला कॉपी किस वजह से दी है और किसको दी है और वो उसका उपयोग किस चीज़ में कर सकता है। तो ये सावधानी भी आपको बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकती है, किसी भी बड़े विवाद को टाल सकती है। दोस्तों, चलती बात में मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूँगा और वो पॉइंट फोटोकॉपी से लेकर ये है, आप किसी भी तरह अपने डॉक्यूमेंट्स की कोई भी जीरोक्स किसी को देते हैं तो ओरिजिनल दस्तावेज न दें या कलर कॉपी न दें। आपको उसकी जेरोक्स कॉपी करके या फ़ोटो खींच के किसी को भी भेजना है और उस पर स्पष्ट अंकित कर देना है कि आप किस पर्पज़ से ये फ़ोटोकॉपी उसको दे रहे हैं और वो उसका यूज किस लिए करेगा और किस काम के लिए आपने उसको कॉपी दी है। इसी के साथ एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ दोस्तों कि आप कहीं पर भी फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं, किसी भी दस्तावेज़ की कॉपी कराने जाते हैं और मान लीजिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या आपकी मार्कशीट वगैरह कुछ भी दस्तावेज हैं, तो कई बार मशीन की खराबी से या दुकानदार की गलती की वजह से उसमें कोई प्रिंट में गलती आ जाती है या प्रिंट प्रॉपर नहीं आ पाता है तो वो उस पेपर को रद्दी में डाल देता है या अपने पास रख लेता है और आपको नई कॉपी बना कर देता है और आप उसको पैसे देके चले आते हैं। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपने फ़ोटोकॉपी की दुकान पे अपने डॉक्यूमेंट्स की जो प्रिंट ख़राब निकला है या जो सही नहीं निकला है, लेकिन वो कॉपी तो है, जेरोक्स तो है, चाहे वो प्रिंट सही नहीं निकला हो, तो आपको वहाँ पर उसको छोड़कर नहीं आना चाहिए। आपको दुकानदार से उस कॉपी की डिमांड करनी चाहिए, अपने पास उसको लेकर रख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस कॉपी की वो दुकानदार मिसयूज कर ले या हो सकता है उसके पीछे वाले पेपर पर वो किसी को और कॉपी निकाल के दे दे और वो बंदा या वो शख्स उस फोटोकॉपी का कोई मिसयूज कर ले। इस गलती को भी करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो ये पॉइंट है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने का इकरार करते हैं, किसी को भी प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसमें सेल एग्रीमेंट करते हैं, सेल एग्रीमेंट करने के बाद मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया पेशगी लेने की उसमें भरपाई की है और उसको बेचने का इकरार कर दिया है और अकस्मात किसी भी कारण से जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उस कंडीशन में जब आप उनके उत्तराधिकारियों से पैसे की डिमांड करते हैं तो उनको तो ये पता ही नहीं होता कि भी इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो आपको इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को आप इस मैटर को सुलझाए बिना अगर किसी और को सेल करने की कोशिश करते हैं, किसी और को बेचने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है उनके उत्तराधिकारी जब उनको ये भनक लग जाए कि आप ऐसा कर रहे हैं और हमारे
पिताजी ने उस प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार किया था और उस पे 1 लाख रुपया आपको दिया गया था, तो वो आप पर धोखाधड़ी का केस लगा सकते हैं और ऐसा करने से आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं, बहुत झंझट में आ सकते हैं और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आपको इससे बचने के लिए जब भी कोई सेल एग्रीमेंट करें तो आपको उस सेल एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट्स ऐड करवा देने चाहिए कि खरीदने वाला उस पेमेंट को कितने टाइम की वैलिडिटी में देगा और अगर उस वैलिडिटी में वो पैसा नहीं दे पाता है तो जो एडवांस अमाउंट दिया गया है उसका क्या होगा। और अगर अकस्मात कोई घटना हो जाती है, ऐसी कोई बात हो जाती है, तो उसमें उसको अपने उत्तराधिकारी का नाम जरूर डाल देना चाहिए कि भी फलां फलां व्यक्ति इसके लिए क्लेम कर सकेगा, वो आपको बाकी का पेमेंट दे सकेगा, या आप डील कैंसिल होने की कंडीशन में मेरे उत्तराधिकारी को वो पैसा रिटर्न कर सकेंगे। तो इस प्रकार इस विवाद से छुटकारा पाया जा सकता है और अगर आप ये सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि जब भी आप किसी को सेल एग्रीमेंट करके देते हैं और ख़रीदने वाला बंदा बैंक से कोई लोन लेता है तो वो आपके एग्रीमेंट में आपसे कुछ कंडीशंस लिखवाता है। बैंक लोन नहीं हुआ तो मुझे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा या इतने टाइम बाद डील कैंसिल हो जाएगी। तो ये एक आपके लिए झंझट वाला काम है। आपको ऐसी किसी भी कंडीशन को पढ़कर उस पर सिग्नेचर नहीं करने चाहिए और ख़रीदने वाले की ऐसी किसी भी डिमांड पे आपको साइन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर बैंक कोई भी परिस्थिति में कई कारण होते हैं जिस वजह से बैंक का लोन कैंसिल हो सकता है, बैंक खरीदने वाले को लोन देने से मना कर सकता है। तो उसके कई तरह के कारण होते हैं, कई तरह की पेचीदा स्थिति वहाँ पर बन सकती है। तो उस कंडीशन में आप अपनी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करके फंस जाएंगे। न तो आप पार्टी को बैंक लोन होगा, न वो आपको पैसा दे पाएगा और न आप किसी प्रॉपर्टी को किसी और अन्य को बेच पाएंगे। तो इस प्रकार आप एक झंझट में फंस जाएंगे और कैद होकर रह जाएंगे। तो आपको एग्रीमेंट में सारी शर्तें क्लियर लिख देनी चाहिए कि अगर आपका बैंक लोन नहीं हुआ तो भी मुझे इतने टाइम पर आपको इतना पैसा जो बकाया है वो देना पड़ेगा, अन्यथा आपका दिया हुआ पैसा लैप्स हो जाएगा, खाया पिया हो जाएगा। दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचने का इकरार किया है और वो दो लोग मिलकर, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, अपना एग्रीमेंट कर चुके हैं और वो दोनों व्यक्ति एक साथ अपनी जॉइंट रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो जिस दिन आप रजिस्ट्री कराने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएं और जब आप वहां पर पाएँ कि आपने जिन दो लोगों के नाम से एग्रीमेंट किया था उनमें से एक व्यक्ति तो ओरिजिनल उपलब्ध है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की जगह कोई तीसरा व्यक्ति उपलब्ध है और वो फलां व्यक्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आया है और उसके अधिकार के तहत वो अपने नाम उस प्रॉपर्टी को करवाना चाहता है, तो आपने जिन लोगों के नाम, दो लोगों के नाम एग्रीमेंट किया था, आपको उन दोनों लोगों से इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए और जो आदमी जिसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आया है उस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से उस व्यक्ति के बारे में डिटेल लेकर उससे ये पूछ लेना चाहिए कि क्या उसने इस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की है। अच्छे तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही आप उस रजिस्ट्री के लिए हामी भरें, अन्यथा आप उसको मना कर दें कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के नाम से रजिस्ट्री नहीं करवाऊँगा, मैं उसी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कराऊँगा जिस व्यक्ति के नाम मैंने एग्रीमेंट किया था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है अपने टोटल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल हैं रजिस्ट्री होने के बाद आपने बायर को सुपुर्द कर दिए हैं उससे संबंधित। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, सेल करते हैं और जब बायर से अपना सारा पैसा लेकर उसको कब्जा सुपुर्द कर देते हैं तो आपको सारे प्रॉपर्टी के दस्तावेज उसको सुपुर्द करने होते हैं। तो कई बार वो बायर जब आगे उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है और वो पेपर्स उस थर्ड पार्टी को सुपुर्द कर देता है, तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं और उस प्रॉपर्टी में कोई विवाद हो गया है तो वो सारा आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने कुछ पेपर्स अपने पास रख लिए थे, पूरे पेपर्स नहीं दिए थे और आपके पूरे पेपर नहीं देने की वजह से वो प्रॉपर्टी किसी चौथे आदमी ने हड़पने की कोशिश की है, वो अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है। तो इस विवाद की स्थिति से बचने के लिए आप जब भी किसी भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज खरीदने वाले को सुपुर्द करें तो उससे एक एफिडेविट या एक शपथ पत्र अलग से आपको ये ले लेना चाहिए और एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाकर उसमें सारे दस्तावेजों की सूची बनाकर कि कौन कौन से दस्तावेज आपने उस पार्टी को सुपुर्द किए हैं, उससे एक लिखित में
आपको रिसिप्ट ले लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी कोई ये न कह सके कि आपने फला पेपर उस प्रॉपर्टी में नहीं दिया था या फला पेपर आपने अपने पास रख लिया था और आपने प्रॉपर्टी के पेपर कम दिए थे। तो फ्यूचर में वो कोई क्लेम आप पर न कर सके। इस स्थिति से बचने के लिए आपको उससे एक रिसिप्ट ज़रूर ले लेनी चाहिए और उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपने उसको सुपुर्द किए हैं उसकी लिस्ट आपको लेकर अपने पास रख लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने किसी को भी प्रॉपर्टी बेच दी, पेमेंट ले लिया, उसको टोटल डॉक्यूमेंट्स और पोजीशन आपने उसको दे दिया, तो इसके बाद आपको जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, जहाँ पर सब रजिस्ट्रार के यहाँ आपकी रजिस्ट्री हुई है, आपके यानी बेचने वाले और ख़रीदने वाले के बीच जो सेल डीड बनी है, तो वो सेल डीड तो जिसको आपने बेचा है वो ओरिजिनल रखेगा, लेकिन उससे आपको अपनी एक डीड की फ़ोटोकॉपी अवश्य लेनी चाहिए, जेरोक्स कॉपी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपने जो पैसा लिया है, किस पेटे लिया है और इनकम टैक्स में भी अगर आपने शो कर रखा है तो उसकी एक कॉपी आपको ज़रूर लेकर इनकम टैक्स में उसको शो करना चाहिए और आपके पास प्रूफ के तौर पे ये रखना चाहिए कि फ़लाँ पैसा मैंने इस प्रॉपर्टी को सेल करने से पाया था और इस पैसे को मैंने इस प्रॉपर्टी की बेचने की वजह से मेरे पास आया था। तो वो एक प्रूफ के तौर पर और याद के तौर पर और एक सबूत के तौर पर रहेगा कि फ़लाँ पैसा आपके पास इस प्रॉपर्टी को बेचने की वजह से आया था और फ्यूचर में कभी इनकम टैक्स वगैरह का कोई इश्यू हो तो वहाँ पर वो आप उसको शो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आपने अपने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, बेच दिया, तो आपको ख़रीदने वाले को इस चीज़ के लिए बाउंड करना चाहिए कि वो सेल डीड बनने के बाद, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद, वो प्लॉट या प्रॉपर्टी जिस निकाय में आ रही हो, मान लीजिए नगर निगम में आ रही हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ रही हो या आवासन मंडल की प्रॉपर्टी आ रही हो, तो उस प्रॉपर्टी को संबंधित निकाय में जाकर उसको अपने नाम से नामांतरण करवा लेना चाहिए, अपने नाम को ऐड करवा लेना चाहिए, यानी कि जिसको म्यूटेशन बोलते हैं या नाम ट्रांसफ़र बोलते हैं, ये करवाकर उसकी एक ज़ेरॉक्स आपको दे देनी चाहिए, ताकि मंडल में या रिकॉर्ड में आपका जो नाम उस प्रॉपर्टी के पेटे बोल रहा था, रजिस्ट्री कराने से वो वहाँ पर चेंज नहीं होता है। उसके लिए आपको उसका नामांतरण या नाम ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो आपको ख़रीदार को इस चीज़ के लिए एग्री करना चाहिए और एक उसकी कॉपी आपके पास ज़रूर लेकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस वीडियो में मैंने अपने 22 वर्षों के अनुभव के आधार पर सारी जानकारी दी है। और आपको मैं ये बता दूं कि मैं स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का 22 वर्षों से एंटरप्रेन्योर हूं और प्रॉपर्टी में अच्छा खासा नॉलेज रखता हूं। तो मेरे बताए हुए टिप्स एंड टॉपिक्स आपके फ्यूचर में ज़रूर काम आएंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या आप बाय भी करते हैं तो दोनों पार्टियों के लिए ये टॉपिक्स अच्छे काम के हैं और इन टॉपिक्स से आप किसी भी भविष्य में होने वाली असावधानी और नुकसान से बच सकते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।